लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बाड़ा सबड़ा भाया और बहना ने राम राम साहब। भाई बहना आपनो भारत देश कृषि प्रधान देश है और ये खातर जो भी आपने भारत देश का जो अर्थतंत्र है उनकी जो धुरी है वह खेती बाड़ी है और किसान बहुत मेहनत सूँ, बहुत लगन सूँ, बहुत ही सार संभाल कर आपकी खेती बाड़ी ने पहली बावण करे, फिर ननाई गुड़ाई सब काम करे, लेकिन मानसून की अनियमितता और दूसरा कुछ कारण सू बहुत बार आपने किसान भाई ने फसल को वो मूल्य कौन मिल पावे जी को वो हकदार है। और किसान ही आर्थिक संकट से बचावा का खातर और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करवा रहे वास्ते सरकार जो है एमएसपी को निर्धारण करे है और वो एमएसपी पर सरकार जो है वो किसान भाई की फसल ने खरीद को काम करे है। तो एमएसपी खई है इको निर्धारण की मानका का आधार पर हुआ है, कौन करे है वो एमएसपी को निर्धारण, और ई में यो जो एमएसपी को निर्धारण कर ई पर फसल ने बेचान करवा के तानी किसान भाई ने कटे जार रजिस्ट्रेशन कराना पड़े उनकी प्रक्रिया कही है। तमाम जानकारी लेर आज अपना कार्यक्रम में श्री बचनेश कुमार अग्रवाल जी मौजूद हैं। राम राम साहब। राम राम साहब गोविंद जी, राम राम। आप प्रबंध निदेशक हैं राजफेड का, जयपुर में आपका ऑफिस है। और सबसे पहले तो बचनेश जी बहुत महत्व का विषय है क्योंकि किसान भाई ज़्यादा बरसात हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो दिक्कत है, बखत पर न होवे, जल्दी हो जावे, देर से हो जावे, बहुत सारा कारण है कि किसान भाई ने हमेशा या तो फसल बहुत ज़्यादा हो जावे तो डंकी को न हुए, बहुत सारा कारण है। तो वो जो एमएसपी की आप बात करवा के तानी कार्यक्रम आया है वो एमएसपी खई है और थोड़ी सी पृष्ठभूमि की खई है। किसान साथियों नमस्कार। गोविंद जी आपने पूछा कि एमएसपी क्या है। एमएसपी का लिटल जो मीनिंग है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये केंद्र सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है, एक कमीशन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये आयोग सिफारिश करता है केंद्र सरकार को और विभिन्न फसलों के लिए किसानों की उस फसल को पैदा करने में क्या कॉस्ट लगती है, मार्केट की ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और वही कई चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। उसके आधार पे मूल जो मुद्दा है वो ये है कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम कैसे मिले। वो रेट ये कमीशन केंद्र सरकार को सिफारिश करता है और केंद्र सरकार उस पर एमएसपी की रेट डिसाइड करती है। उसके आधार पर बेसिकली एमएसपी क्या है कि किसान को कहीं पर भी अपनी फसल को औने पौने दावों में या कम भाव पर स्ट्रेस सेल के रूप में मार्केट में नहीं बेचना पड़े, उसको अपनी उपज का वाजिब दाम मिले, ये रेट केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो वो जो एमएसपी को निर्धारण है, इन्हें निर्धारण करवा के जो सरकार है वह कौन कौन सा मानक ध्यान में रखा कि भाई अब आर्थिक एक तो दो चीज़ें बताई कि भाई मार्केट वैल्यू खई है, उनकी लागत मूल्य खई है, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ों को नहीं, ये एक मैंने आपको बताया एक वहाँ पे आयोग बना हुआ है केंद्र सरकार में, वो विभिन्न फैक्टर्स को देखते हुए और एमएसपी की रेट का ध्यान रखते हैं। तो उससे वो रेट लगभग वो रेट आ जाती है जिससे कि किसान को उसकी कीमत, उसकी जो उपज है उसका वाजिब दाम उसको मिल जाता है। वो पूरा भारत देश के तानी एक हुआ है? बिल्कुल, किसी पर्टिकुलर जिन्स के लिए, उपज के लिए, पूरे भारत के लिए एक रेट होती है। एक रेट होती है जी। तो ये को उद्देश्य कही है इन्हें जो एमएसपी। हाँ, जी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि कई बार आपने बताया अभी कि उपज अगर मार्केट में अच्छी हो गई, किसानों की उपज अच्छी हो गई तो मार्केट में उसके भाव एकदम डाउन हो जाते हैं। किसानों के पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है और उसको तुरंत अपनी फसल को बेचना होता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसको पैसा चाहिए, तो वो औने पौने भावों में मार्केट में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। सरकार चाहती है कि किसान अपनी कीमत, अपनी जो उपज है उसको वाजिब कीमत उसको मिले, कहीं पे भी उसको प्रेशर में आके सेल नहीं करना पड़े, उसके लिए एक रेट तय करती है। अगर उस रेट से मार्केट भाव ज़्यादा है तो वो मार्केट में जाके बेच सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं मेरी इस रेट से मार्केट के भाव कम है तो वो हमारे निर्धारित केंद्रों पर आकर अपनी उपज को बेच सकता है। इनमें बचने जी एक सवाल यान भी है कि भाई सरकार भी अगर फसल न खरीद रही है तो सरकार भी वो फसल ना आगे कोई ना कोई उपयोग में ले आए, या तो बेचान कह रही, विदेशों में भेजी, या कोई
दूसरा राज्य में जड़े जो कमी है वो जीन्स की उन्हें उठे उपलब्ध कराए। तो यहाँ तो है कोने कि भाई कोई भी है जो फसल में कचरो कांटो है तो भी उन्हें खरीद लियो और भेज दियो। तो एक गुणवत्ता का मानक तो पैमाना तो तय करती हो सरकार। ये आपने बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि सबसे बड़ी जो एमएसपी खरीद में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो गुणवत्ता की आती है। अब आपने बताया कि क्योंकि अगर कोई रेट तय करी गई है तो उसका कोई मानक भी तय किया जाता है कि इस तरह की फसल होगी तो इतना मूल्य दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये निश्चित है कि जितनी भी फसलें हैं, चाहे गेहूं है, चाहे अभी जो चना खरीदेंगे या सरसों खरीदेंगे, जो ये रबी की 3 फसलें हम जो खरीदने जा रहे हैं, इनके सबके मानक तय हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे चना है, अभी चना मार्केट में आ गया तो उसमें नमी होती है। तो जब हम सरकार के रूप में चना समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे तो उसमें नमी 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चने में। ऐसे ही सरसों है तो सरसों में 8% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर अपन जैसे फसल लाते हैं तो उसमें टूटे हुए बीज दाने भी होते हैं या दूसरे तरह के दाने भी होते हैं या कुछ घास फूस टाइप चीज़ जिसे फॉरेन मटेरियल बोलते हैं वो भी होते हैं। उनके भी मानक तय हैं कि 2% किसी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी में 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके मानक पूरे तय हैं। और जो हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं उस क्रय केंद्र पे हमने उसको प्रदर्शित भी कर रखा है कि आपकी फसल में मान्य लिमिट इन चीज़ों की इतनी इतनी होगी। तो किसान अपना सैंपल लाके और वो चेक भी करवा सकता है कि उसकी उपज में वो चीज़ें किस लिमिट में है। जैसे आपने नमी की बात करी, अभी चूंकि सरसों मार्केट में आ रही है, चना मार्केट में आ रहा है, गेहूं मार्केट में आ रहा है, जैसे ही वो हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में आता है तो नेचुरल है कि उसमें नमी ज़्यादा होती है। तो अगर किसान उसको चेक करवा ले और उसके बाद उसको लगता है कि नमी ज़्यादा है तो थोड़े दिन उसको सूखने के लिए दे और सूखने के बाद वो हमारे केंद्र पे लाकर बेच सकता है। मतलब आ व्यवस्था भी सरकार कर में लिए कि भाई अपनो एक सैंपल यार मंडी में या जठे भी व्यवस्था है उन्होंने सैंपल ने चेक करवा ले कि भाई हमारी जो फसल है वो एमएसपी के योग्य है कि नहीं। बिल्कुल, वहाँ पे हमारे जो गुणवत्ता के मापदंड हैं उसको चेक करने के लिए इक्विपमेंट्स हमारे हर सेंटर पे हैं। तो वो अगर अपने सैंपल लाके दिखा दे और वहाँ पे चेक करवा ले तो उसको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि तुम्हारा सैंपल इस गुणवत्ता खरीद के गुणवत्ता के लायक है या नहीं है। तो उनमें कोई अगर कमी बेशी है तो वह भी उन्हें बता दे कि भाई ये है। बिल्कुल उनको बता दिया जाएगा ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे अगर नमी ज़्यादा है तो नमी को सुखा के ला सकता है, अगर उसमें कोई दूसरे मटेरियल ज़्यादा है तो उसकी सॉर्टिंग करवा के ग्रेडिंग करवा के ला सकता है। अच्छा, एक बात और है कि भाई जो किसान भाई फसल बेचान कर वो छावे है तो उनका केंद्र कटे मतलब तहसील स्तर पर है, जिला स्तर पर है या खंड स्तर पर है? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शुरुआत में जब भी समर्थन मूल्य पे खरीद होती थी तो केंद्र बहुत ही कम होते थे और किसान को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो वो लंबी दूरी पे जाने की बजाय वो आसपास के मार्केट में ही बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। सरकार ने निर्णय लिया, अब आज के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में 556 केंद्र चना और सरसों के लिए खोले गए हैं। तो ये हर तहसील स्तर पे तो है ही, एक एक तहसील में क्रय विक्रय सहकारी समिति जो होती है, मार्केटिंग बोलते हैं जो आम भाषा में, वहाँ पे तो केंद्र है ही है। उसके साथ में उसके अंडर में जो जीएसएस होती है, ग्राम सहकारी समिति, उनमें भी हमने काफ़ी केंद्र खोले हैं। इस प्रकार राजस्थान में 556 केंद्रों पर अभी इस सीजन में रबी में चना और सरसों की खरीद की जा रही है। तो मैं किसान सीधो ही जार बेचान कर सके, कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वगैरह भी? हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज़ करिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बाद में किसान को एक तिथि दी जाती है, उस तिथि पर उसको केंद्र पर आकर अपना उपज को बेचना होता है। मैं इसकी प्रक्रिया आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसमें, और कहीं पे भी कहीं ऑफलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में किसान भाइयों आपको 2 तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो ई मित्र पे जाके आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, या अब की बार पहली बार हमने एक क्यूआर कोड दिया है, एक लिंक दिया राजफेड का, उस क्यूआर कोड पे आप खुद स्वयं भी अपने मोबाइल से या आपके घर में अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको केवल जनाधार की आवश्यकता है। आप जैसे ही जनाधार डालेंगे आपकी पूरी डिटेल उस फॉर्म पे आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, उसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। साथ में पहले क्या होता था कि आपको गिरदावरी किसान पटवारी से लाकर और उसको मैनुअली उसमें अपलोड करवाना होता था, जो कि एक बड़ी मुश्किल का सा काम होता था, क्योंकि पहले पटवारी के पास जाओ, गिरदावरी की नकल लेके आओ और फिर ई मित्रा पे जाओ और उसको अपलोड कराओ, उसमें गलतियों के चांसेस रहते थे। अब की बार हमने ये किया है कि राजस्व विभाग से समन्वय करके और उसको ऑनलाइन फेच करने की प्रक्रिया कर दी। आपको कहीं पर भी
कहीं पे भी फिजिकल रूप में गिरदावरी लाकर उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसी में हमने प्रावधान दिया है। आप उस अपने खसरा नंबर या खाता नंबर लिखेंगे तो राजस्व विभाग की साइट से अपने आप वो गिरदावरी आपके फॉर्म पे आके अटैच हो जाएगी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान 8 क्षेत्रों में बटा हुआ है राजफेड खरीद के हिसाब से। 4 क्षेत्रों में हमने पंजीकरण की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ कर दी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रक्रिया जिन क्षेत्रों में चालू है आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 15 मार्च से पंजीकरण इनमें हो गई, वहां पर खरीद 25 मार्च से शुरू हो जाएगी और शेष जो 4 क्षेत्र हैं उनमें पंजीकरण की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होगी और 1 अप्रैल से उनमें खरीद शुरू होगी। तो केवल जनाधार और गिरदावरी ये 2 चीज़ें अपलोड करनी है? अपलोड नहीं करनी है, हाँ। केवल जनाधार के नंबर उसमें लिखने हैं। अच्छा। तो उसमें अपने आप जनाधार की डिटेल आ जाएगी और गिरदावरी अपलोड नहीं करनी है, उसमें खाता संख्या लिखना है। ऑटोमेटिकली राजस्व विभाग की साइट से उसमें गिरदावरी आ जाएगी, केवल नंबर डालना है। हाँ, और अपने आप ही ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, हाँ, बढ़िया व्यवस्था है सर। बिल्कुल। अब इमें जो जाना हर फसल के ताणी अलग अलग रजिस्ट्रेशन है या 1 साल को एक रजिस्ट्रेशन है? नहीं, देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ। हमारे मुख्यतः राजस्थान में 2 फसल होती हैं, एक रबी की, एक खरीफ की। अभी रबी सीजन की हम खरीद करेंगे जिसमें मुख्यतः गेहूं, चना और सरसों। और जब खरीफ की फसल की खरीद होती है तब मुख्यतः 4 फसलें राजस्थान में हैं, मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन। तो इनके रजिस्ट्रेशन सबके अलग अलग होते हैं। अभी जैसे 3 गेहूं के रजिस्ट्रेशन चालू हैं, सरसों के चालू हैं और चना के चालू हैं। तो इनके रजिस्ट्रेशन खरीफ और रबी के हिसाब से होते हैं। अब आपको उसमें जब कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसमें फसल का नाम दिखाते हैं। आपने जो फसल बोई है उस पर आप टिक करोगे तो वो फसल उसमें आ जाएगी। अच्छा, और वो जो रजिस्ट्रेशन करो है वो 1 साल का ताणी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर फसल के लिए। अच्छा। जैसे मान लो अभी आपने चना बोया है हाँ। और चना बेचना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अभी चने के लिए होगा और चना आप बेच दोगे, वो रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। अच्छा, अब जाना फसल आप ले गया और उठे बेचान कर दिया आप, और तुमको भुगतान कतरा देना मिल गया? हाँ, ये भी अच्छी बात बताई। देखो पंजीकरण हो गया आपका, पंजीकरण के बाद में हम क्या करते हैं कि किसान को एक मोबाइल में मैसेज भेजते हैं कि आपकी फसल को इतनी तारीख को फला केंद्र पर आप लेके। केंद्र उसी ने, किसान ने चयनित किया है। अच्छा। कि किस केंद्र पे उसको अपनी फसल बेचनी है, ये किसान ने तय किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। वो निकटतम केंद्र में हाँ, उसके छांट निकटतम ले। केंद्र पे। ठीक है। तो वो तय कर लिया। हम केवल उनको एक तारीख देते हैं कि किसान भाई आप इस तारीख को अपनी फसल को लेकर इस केंद्र पे आ जाएं। उस केंद्र पे उस तारीख को अगर वो अपनी फसल को लेके आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उस तारीख पे किसी कारण से नहीं आ पाते हैं तो अगले, जैसे मैंने राजफेड में हमने ये कर रखा है कि अगले 10 दिन में वो कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी फसल को वहां पर ला सकता है और बेच सकता है। और उसके बाद जब उसकी फसल सरकार द्वारा खरीद ली जाती है तो अधिकतम 3 दिवस में हमारा प्रयास रहता है कि उसकी फसल का उसको भुगतान कर दिया जाए। भुगतान के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो किसान अपनी फसल को बेचने आते हैं तो बायोमेट्रिक्स के थ्रू हमने बेचने की व्यवस्था करी है। क्योंकि पहले ये होता था कि किसान कोई, बेचने वाला कोई, हो सकता है धोखाधड़ी हो रही हो या अनियमितता हो रही हो। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र पर किसान के बायोमेट्रिक्स यानी अंगूठा निशानी के माध्यम से ही फसल की विक्रय होगी। तो ये तो क्रय हो गया। दूसरा, पेमेंट। अब पेमेंट हमने ये तय किया है कि किसान के खाते में ऑनलाइन पेमेंट ही जाएगा, सीधा पेमेंट जाएगा। तो हमारा प्रयास रहता है कि 3 दिवस के अंदर उस किसान के पास भुगतान चला जाए। और मेरी निवेदन ये रहेगा किसानों से कि किसान जब उसका जनाधार का नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम डालते हैं तो वो ये जरूर देख लें कि उसमें जो बैंक की डिटेल्स डली हुई हैं वो एकदम सही ही हैं, क्योंकि भुगतान उसी बैंक खाते में जाएगा जो बैंक खाता आपके द्वारा जनाधार के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। मैं आपको गोविंद जी बताना चाहूँगा कि अभी पिछली जो खरीफ की खरीद हुई है उसमें कुछ केसेज मेरे सामने ऐसे आए हैं कि खरीद हो गई, भुगतान हो गया, फिर किसान आके कहते हैं साहब मेरा भुगतान नहीं मिला। जब मैं चेक करवाता हूँ तो मेरे को लगता है कि भुगतान गया, तो भुगतान कहाँ गया? जब चेकिंग करते हैं तो पता लगता है कि किसान का उसमें कहीं ना कहीं अकाउंट गलत दर्ज था और उस गलत दर्ज में चला गया। हमारी कोशिश रहती है कि गलत खाते से हम पैसा वापस मंगाएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस खाते वाले ने पैसा निकाल लेता है और उससे पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा किसान साथियों से निवेदन है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कृपया करके उसमें अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण है उसको जरूर जांच लें, वो सही हो।
तो इमें जो एमएसपी घोषणा को जो समय है वो कौन सो ज़्यादातर है? जैसा मैंने आपको बताया कि साल में दो बार खरीद होती है, एक खरीफ की और एक रबी की। खरीफ की जो खरीद होती है वो अमूमन नवंबर माह में शुरू होती है और जो रबी की खरीद है वो अमूमन मार्च माह में। जैसे अभी अपन मार्च में बात कर रहे हैं और मार्च में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग अभी हुई है, अभी फसल कटाई चल रही है, तो अब किसान अपनी फसल को मार्केट में लाने की टाइम हो गया, तो अभी सरकार उस खरीद को शुरू करने जा रही है। तो बार जो थे बताया कि भाई रबी में 3 फसलें और खरीफ में 4 फसलों की जो बात करी, सरकार यहाँ की ही खरीद एमएसपी पर कह रही, दूसरी जण बाजरो है, ज्वार है, यहाँ किन कह रहे? तो इसमें डिपेंड करता है कि एक तो केंद्र सरकार को किन किन उपज की आवश्यकता होती है, दूसरी आपके राज्य में, मैं अब जैसे राजस्थान में ये मुख्यतः ये फसलें हैं, लेकिन आप एमपी में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे या दक्षिण राज्यों में जाएंगे तो वहाँ की फसलें अलग अलग, क्योंकि पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों में जाओगे, कहीं पे चावल होता है, कहीं पे क्या होता है, हाँ। तो अलग अलग फसलों की एमएसपी अलग अलग है। तो राजस्थान की जो मुख्य फसलें हैं वो ये फसलें हैं, इसलिए इन फसलों को लिया गया है। लेकिन निर्धारण केंद्र सरकार ही कह रही हाँ, केंद्र सरकार है ना, किया जाता है। मतलब राज्य वाइज उनको निर्धारण कह रही, लेकिन जो निर्धारण करवा को काम है हाँ, केंद्र एमएसपी पे कौन सी फसल की खरीद की जानी है और एमएसपी की प्राइस क्या होगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अच्छा, और इमें जाने एमएसपी में मुख्य चुनौतियां मतलब कई आ रही है, परेशानियां कई आ रही है, हाँ, मैं आपको समाधान? हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे अब एमएसपी में मुख्य चुनौतियों की बात करी, मैंने एक अभी बताया कि किसान का पेमेंट, हाँ, कि अगर उसका जो बैंक का विवरण है वो गलत है तो वो गलत खाते में जा सकता है। तो इसके एक चुनौती है, मतलब एक भी किसान का अगर अमाउंट कहीं दूसरी चला जाएगा तो उनके लिए तो बड़ी समस्या हो गई। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि वो ये करे। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, गुणवत्ता सही नहीं होती है उसके किसी भी कारण से, जैसे आपने बताया कि मौसम की मार के कारण से या किसी कारण से उनकी फसल का नुकसान हुआ है और हम एक मापदंड बनाया हुआ है, उस मापदंड का ही लेते हैं। तो एक चुनौती होती है, किसान कई बार कहता है कि मेरी फसल लो, सरकार कह रही है कि आपको एमएसपी पे लेना पड़ेगा, हम बाध्य होते हैं कि इस मापदंड के ही लेंगे, तो एक वो चुनौती, बड़ी चुनौती होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एमएसपी में रहती हैं। तो फिर उनको निपटारा ख्याल करो। हाँ, निपटारा मैंने आपको रोजमर्रा का काम है। नहीं, निपटारा का मैं बताया, जैसे बैंक डिटेल्स के बारे में मैंने बताया कि मैं बार बार प्रचार करूं। अब की बार हमने एक व्यवस्था करी है कि जब किसान अपनी सामान लेके आएंगे तो एंट्री पे, जहां पे क्रय केंद्र है हमारा, वहां एंट्री पे ही हम चेक करेंगे कि उनकी बैंक की डिटेल सही है या नहीं है, उनसे पूछा जाएगा। तो जैसे ही वो पूछ के और वो बैंक डायरी वगैरह कुछ लाएंगे तो उससे चेक कर लेंगे, अदरवाइज उनसे सही डिटेल लेके और उसको हमारे पास भेजा जाएगा, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि उसके सही खाते में उनका पैसा जाए। दूसरी बात गुणवत्ता की आती है। गुणवत्ता के बारे में उनको हम एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि आपके, जैसे मैंने आपको 2 चीज बताई, गुणवत्ता में मुख्यतः क्या आती है, या तो नमी की बात आती है और या कोई दूसरी चीज की मिली हुई चीज मिले। तो नमी के बारे में यह बताया जा सकता है कि आपकी फसल को थोड़ा और सूखने दो, आपको मालूम है मौसम अब गर्म होने जा रहा है, तो फसल को थोड़ा सा भी छोड़ दोगे तो नमी गायब हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई दूसरी चीज मिली हुई है तो उसकी सॉर्टिंग करने के लिए, ग्रेडिंग के लिए फैसिलिटीज होती है, तो वो सॉर्टिंग या ग्रेडिंग करा के और फिर अपनी फसल को ला सकते हैं। देखिए, भविष्य की कई की संभावना है, कई योजनाएं हैं और कुछ नवाचार कई सरकार कर वो जा रही है। देखो, मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो खरीद हुई उसमें जो मेरे अनुभव थे, उन अनुभव को देखते हुए कुछ चीज़ें जैसे अब की बार हमने अलग से की है। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को ई मित्रा पे जाना होता था। ई मित्रा पे जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट डिक्लेयर होती थी, एक साथ किसान ई मित्रा पे जाते थे, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पे ई मित्र वाला उनके सबके कागज इकट्ठे कर लेता था। फिर क्या होता था, एक किसान की गिरदावरी दूसरे किसान के साथ अटैच हो जाती थी और डिटेल्स गलत भरी जाती थी, ये संभावनाएं ज़्यादा होती थी। अब की बार हमने क्या किया कि एक QR कोड, राजफेड का एक ऑनलाइन लिंक जारी किया है और हमने ये तय किया कि किसान कहीं भी बैठा हो, दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हो, और वहाँ से वो खुद के मोबाइल से या आपके कंप्यूटर के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि 15 मार्च से जब रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं और आज हम शायद 19 तारीख है, आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को बात कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें अराउंड 40% रजिस्ट्रेशन किसान के द्वारा स्वयं किए गए। तो इससे आपको ई मित्रा पे जाने की समस्या से छुटकारा मिल गया, आपको कहीं बाहर जाने की समस्या से छुटकारा मिल गया और आप स्वयं अपने घर में बैठकर आराम से पंजीकृत कर सकते। दूसरा, मैं एक और कहूँगा कि बायोमेट्रिक्स, मैंने आपको कहा कि खरीद के लिए बायोमेट्रिक्स, किसान
बड़े मेहनत करने वाली कौम है, अंगुलियां घिस जाती हैं, अंगुलियों में ये जो लाइंस होती हैं वो नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक्स नहीं आती है, ये समस्या आई। अच्छा। कि अंगूठा दे रहे हैं साहब, अंगूठा आ ही नहीं रहा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक फेस ऐप बनाया कि अगर आपके अंगूठे नहीं आ रहे हैं तो आपके चेहरे के माध्यम से भी आपका वहां पे तुलाई हो जाएगी। तीसरा, मान लो और भी कोई समस्या आ रही है, किसी कारण से नहीं हो रहा, तो किसान किसी दूसरे आदमी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि मेरी तरफ से सेंटर पे यह आदमी आके तुलाई कराएगा। इस तरह की 3 फैसिलिटीज हमने अब की बार नवाचार के रूप में की है। अच्छा, कोई अतरी बात है जो आप करी? हाँ भाई, मैं मान लो कोई समस्या आ रही है, किसान ने कोई चीज़ समझ में ना आ रही है, कोई भुगतान संबंधी कोई प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या है, तो कटे जार संपर्क करना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज पूछी, क्योंकि वो जाए कहाँ, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। मैं हेल्पलाइन नंबर आपको नोट करा देता हूँ जी। 1800-180-60001। एक बार और बोलो। 1800-180-60001। अगर आप कहें तो मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। हाँ बोलो। 1800-180-60001। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। आपकी कोई भी बात हो, ये सीधी हेल्पलाइन मेरे कार्यालय में स्थापित है। इस पे जो भी बात होगी वो मेरे तक आएगी और आप निश्चित रहिए कि उस पर आवश्यक समाधान किया जाएगा। कुछ किसान भाइयों को यान खेबो के साहब एमएसपी निर्धारण करवा में या एमएसपी को जो उद्घोषणा करवा में तो कई बार वक्त लग जाया करे, किसान ने पीसा की जल्दी है, अशान की भी बात आएंगी। हाँ देखो, मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि समय पे खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है, तो किसान, मैंने आपको एक बात बताया, किसान के जैसे ही फसल आती है उनको पैसों की आवश्यकता होती है। अब उनकी फसल को उसको बेचना होता है। अब वो या तो मार्केट में जाके बेचे या सरकार खरीदे। तो अगर हमारी प्रक्रिया उस समय सही समय पे शुरू हो जाएगी तो किसान हमारे पास आके बेचेंगे, नहीं तो वो मार्केट में जो भी भाव उसको मिल रहा है तो करेंगे। तो कई बार ऐसी चीज होती है ये पास्ट टाइम में कि समय पे नहीं कर रहा, लेकिन अब की बार आप ये देखें कि सरकार ने समय पे आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभी मार्केट में कई जगह पे आप ये देखेंगे खेतों में अभी फसल कटाई भी चल रही है कुछ क्षेत्र में। जैसे अब मैं गंगानगर क्षेत्र की, बीकानेर क्षेत्र की, इधर की बातें करूं, उधर अभी कटाई चल रही है। अब हमने तारीखें तय कर दी, पंजीकरण शुरू कर दिया, तो किसान भाई निश्चिंत हो गए कि हमारी फसल को इतनी तारीख को हम यहां ले जाकर बेच सकते हैं। पहले कभी ऐसा होता था कि समय पे ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती थी तो अनिश्चितता उनमें होती थी कि हमारी फसल को खरीदने के लिए हमें कब जाना होगा, कहां जाना होगा, ये तय नहीं था और उनको पैसों की आवश्यकता होती थी, इसलिए वो प्रेशर में मार्केट में अपनी फसल को बेचते थे। लेकिन अब मैं ये आश्वासन आपके माध्यम से देना चाहता हूं किसान भाइयों को कि अगर आपको समर्थन मूल्य पे अपनी फसल को बेचना है तो पंजीकरण चालू है, आप पंजीकरण करवाएं और पंजीकरण के बाद में आपको आपके मोबाइल पे एक संदेश आएगा। उस तारीख पर आप निश्चित आपके द्वारा जो चयन किया हुआ केंद्र है उस केंद्र पर आकर अपनी फसल को बेचें। आपको नियत अवधि के अंदर आपकी राशि का पूरा भुगतान ऑनलाइन रूप से आपके खाते में भिजवाया जाएगा। इसमें कहीं पे भी किसी दूसरे की कहीं बीच में कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको सीधा पेमेंट आपके खाते में मिलेगा। इनमें वजन वाइज कोई पाबंदी कौन है कि भाई 18 किलो या 18 कुंटल? तो नहीं, वो है। देखो मैं आपको बताऊं कि एक लिमिट होती है कि कितना खरीदना है, तो एक किसान से 40 क्विंटल खरीदने की एक लिमिट है। अच्छा, तो एक किसान से हम केवल 40 क्विंटल खरीद सकते हैं। यार नहीं कि भाई छोटी मोटी, सही बात है, काम 40 क्विंटल तक, मतलब कम होगा कितना भी है, लेकिन अधिकतम लिमिट है वो हमारी 40 क्विंटल। तो चलता चलता भाई बहना ने जो एमएसपी पर बेचान करवो चाहे किसान भाई, उन्हें कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहे ताकि बढ़िया फसल को बढ़िया दाम मिल जाए? मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, सबसे पहले आप पंजीकरण करें। आपने अगर गेहूं, चना, सरसों इन 3 फसलों में से आपने बुआई करी है तो पंजीकरण चालू है, आप अपनी फसल का पंजीकरण इन पे करें। पंजीकरण करने के बाद आपको एक तारीख दी जाएगी, उस तारीख पर नियत केंद्र पर आकर आप बेचें। किसी के बहकावे में नहीं आए, सीधे वहां जाएं। अगर आपकी फसल निर्धारित मापदंड की है तो उसके अनुसार वहां पे तुरंत ले ली जाएगी। अगर आपको ये कहा जाता है कि ये मापदंड पूरे नहीं करती हैं तो आप उस क्रय केंद्र के प्रभारी को कहिए कि आप मेरे को लिखित में दीजिए कि मेरी फसल में कमी क्या है,
हमने अब की बार उनको निर्देशित किया है कि आप मौखिक रूप से किसी किसान को मना नहीं करेंगे। आपको अगर किसी किसान की फसल को रिजेक्ट करना है तो लिखित में आपको एक रिपोर्ट उसको देनी पड़ेगी कि आपकी फसल में ये कमी है, इसलिए हम आपकी रिजेक्ट करते हैं। आप वहाँ पे आइए, बेचिए और जो वाजिब आपकी फसल है उसका दाम लीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। तो बचनेश जी थे मागा कार्यक्रम में पधारा, बहुत बढ़िया, उपयोगी और बहुत रोचक तरीके से जानकारी दी। और मैं तो किसान भाइयों ने यही खेबो चाहूँ कि भाई अटे मार्केट में बेचवा की बजाय अगर 1-2 दिन की देर भी हो जाए तो सरकार की जो MSP जो मूल्य है वो सरकार वास्तव में किसान के संबल प्रदान करवा के ताणी ही वो MSP को निर्धारण करे। तो अगर थोड़ी बहुत देर भी हो जाया करे तो सरकार पर पूरा भरोसा रखो, सरकार किसानों के साथ खड़ी है और MSP मूल्य पर ही बेचान करो, निर्धारित मापदंड के साथ और निर्धारित स्थान पर जा रही आपको बेचान करना चाहे। बचनेश जी थे मागा कार्यक्रम पधारा, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।